बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन अजमल जामी के साथ। जुमा इतवार ये प्रोग्राम आप एक न्यूज़ पर देखते हैं। डायरेक्ट लाइन की खास बात आवाम की बात डायरेक्ट होती है हमारे पैनलिस्ट के सामने, और दूसरी अहम बात कि हम प्रोग्राम के आगाज़ में कोई ना कोई अहम खबर आप तक पहुँचाते हैं अपने ज़राए के तवस्सुस से। आज हमने सियासतदानों से बात करने की बजाय ये फ़ैसला किया कि क्यों ना तज्ज़िया निगारों से बात की जाए, और तज्ज़िया निगार भी वो जो पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए हैं, दलील के साथ बात करते हैं और एक अरसे से पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र रखे हुए जाने माने चेहरे आज प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे। जनाब हबीब अकरम साहब, जनाब आदिल शाहजेब साहब और जनाब अतहर काज़मी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि इस्लामाबाद में गजब खिचड़ी पक रही है। कहीं वज़ीर आज़म के इख्तियार ज़ेर बहस आ रहे हैं, कहीं मुफाहमत के नाम पर लचक की बातें की जा रही हैं, और ख़बर जो मैंने आपको देनी थी वो आपने 2-4 दिनों से सुना होगा कि गालिबन जो कमिश्नर इस्लामाबाद हैं या CDA के जो सरबराह हैं, उनकी तैनाती की हंगाम वज़ारत दाखिला और वज़ीर आज़म का ऑफिस आमने सामने है। यानी गेम पड़ गई है, वहाँ पर मैच पड़ गया। तो इत्तला ये मिली कि दोनों को राम कर लिया जाएगा, एक एक फ़ैसला दोनों के हक़ में कर दिया जाएगा ताकि ऐसे ही मुफाहमाना रवैया आगे चलता रहे। लेकिन यहाँ मसला हल नहीं होगा। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कल एक प्रोग्राम में कि ये जो 2 वज़ारतें थीं, वज़ारत दाखिला की और वज़ारत ख़जाना की, जो कि अब भी से नून लीग के लोग नहीं हैं, तो उसमें मानी खेज़ बयान देते उन्होंने कहा कि ये वज़ारतें हुकूमत के मुस्तकबिल की ज़ामिन हैं। इसमें क्या एतराफ़ वो कर रहे हैं? शिकस्त का एतराफ़ है, मजबूरी का एतराफ़ है, और अगर बंदोबस्त का एतराफ़ है तो ये बंदोबस्त किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है? बड़ा अहम सवाल है। और फिर वो ख़ुद अपनी गुफ्तगू में राना साहब ऐसे इशारे, ऐसे मानी खेज़ बयानात दे रहे थे जिससे तासुर उभरा था कि ये गवर्नमेंट शायद 5 साल पूरे ना करे। इससे पहले 2-4 रोज़ पहले हबीब अकरम साहब से भी मुखातिब थे, फरवा वही से मुखातिब थे, और वो जनाब इमरान खान साहब के वजूद को सबसे बड़ा प्रॉब्लम करार दे रहे थे। उसकी किसी हद तक उन्होंने वजाहत की जब PTI ने उस पर शिद्दत के साथ रिस्पॉन्ड किया, लेकिन बात नहीं बनी। ये राना सना हूँ, मियाँ जावेद लतीफ़ हूँ, खुरम दस्तगीर हूँ या मोहम्मद ज़ुबैर हूँ, इनकी गुफ्तगू सुनने से ताल्लुक़ रखती है। इंकशाफात कर रहे हैं, एतराफ़ात कर रहे हैं और हुकूमत की साख पर बड़े बड़े सवालिया निशान उठा रहे हैं। ये बंदोबस्त किस हद तक चलेगा? मुफाहमत के नाम पर, बंदोबस्त के नाम पर बनी सरकार जो है वो वाकई तकसीम शुदा मुआशरे को कुछ चैन दे सकेगी या नहीं दे सकेगी? और इस्लामाबाद में जो खिचड़ी पक रही है उसका अहवाल भी आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन उससे पहले PTI के 2 हवाले मैं देना चाहूँगा। असद कैसर साहब ये कहते हैं कि अब ताकत से फैसले मुसल्लत करने का वक्त गुजर गया, अब मर्जी से जलसे करेंगे। क्या वजह है कि PTI को जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी जा रही? क्या डर है, क्या खौफ है? और फिर इसहाक डार साहब से मनसूब एक बयान कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात बहाल हों तिजारत के हवाले से। PTI के दौर में भी ऐसे एक बात की गई, तब क्या हुआ? और अब जब ये बात की जाएगी तो तब क्या रियासत उनके साथ होगी या नहीं होगी? लेकिन शेर अफजल मरवत ने एक नई बात की है, अजब बात की है। देखिए वो क्या कह रहे हैं। तासुर ये था कि जो मकबूलियत का पैमाना है PTI का, जिस कदर वोट उन्हें मिला, जिस कदर उनका वोटर सपोर्ट उनके साथ जुड़ा हुआ है, उसके लिए तो अब मार्जिन नहीं रहा कि वो टूटे, कहीं और जाए। मरवत साहब अलबत्ता 40 बंदों की बात कर रहे हैं। हबीब अकरम साहब यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। एक आम तासुर तो यही था जो मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब तो गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि लोगों ने साबित किया, PTI के चाहने वालों ने। तो ये कौन से बंदे हैं जो टूट रहे हैं और किस चमत्कार के जरिए टूट रहे हैं? हबीब साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? आदिल भाई, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आदिल शाहजेब साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी। जी बहुत शुक्रिया जामी साहब, बिल्कुल मैं आपको सुन पा रहा हूँ। ठीक, ज़रा हबीब साहब की आवाज़ अगर कनेक्ट होगी है तो उनसे मैं अहवाल ले लूँ लेकिन उससे पहले आदिल भाई आप बात जारी रखें। देखिए मैं जामी साहब आपका सवाल उसका जवाब आपको भी पता है, अतहर काज़मी को भी पता है, हबीब अकरम को भी पता है और मुझे भी पता है। हमें पता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, ये ग्रुप्स कैसे बनते हैं। ज़्यादा दूर ना जाएं, आप 2001 से 2 से शुरू करें। मुशर्रफ साहब आर्मी चीफ भी थे, मुशर्रफ साहब एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। सबको पता है पीपल्स पार्टी पैट्रियट उन्होंने बनाई, बड़े अहम है। उन्हें पता है कि मुस्लिम लीग नून के बतन से मुस्लिम लीग काफ जो है, हम सबको पता है वो किसने बनाई। तो ये मामला जो है ये ऐसे ही होते रहते हैं और ये होना ही इसी तरह था। देखिए एक तो मैंने आज पंजाब असेंबली के 2 MPs से बात की जो ऑफ द रिकॉर्ड एक डिस्कशन थी। ऑब्वियसली उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो सकता है, लेकिन एक का उनमें मुस्लिम लीग नून से था। वो ये कह रहे थे कि 15 से 20 लोग जो थे PTI के वो हमें मिसिंग से नजर आ रहे थे। अच्छा। तो कुछ हो रहा था, कुछ हमें नजर आ रहा था कि कोई ना कोई जो है वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई किचली
पक रही है। लेकिन जो मरवत साहब बात कर रहे हैं, जहां तक हमने उसकी तस्दीक करने की कोशिश की है, वो बिल्कुल है। कुछ लोगों के केसेस हैं, वो उस हवाले से वो हैं। कुछ लोगों का है कि शायद उनकी जो है वो कहीं रिकाउंटिंग में उनकी सीटें जो हैं वो आगे पीछे ना हो जाएं। तो ये खदशात भी लोगों को हैं। लेकिन ये हमारी सियासी तारीख रही है, और इस सियासी तारीख में जो है आप किसी एक सियासी जमात को ब्लेम नहीं दे सकते। इसमें नून लीग ने पीपल्स पार्टी में जब फॉरवर्ड ब्लॉक्स बने थे हिमायत भी की थी और फैसिलिटेट भी किया था। पीपल्स पार्टी ने फिर नून लीग को तुड़वाने में या काफ लीग में या जहां जहां ये पार्टियां जो है एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हुई हैं। आज जो तहरीक इंसाफ पे अगर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, तो ये ऐसे लोग होंगे जो मौसमी परिंदे होंगे, जो देखेंगे कि यार अब तो इलेक्शन 5 साल बाद होना है, तो मैं क्यों अपने आप को मुकदमात बनवाऊं, मैं क्यों जेलों में रहूं, मैं क्यों अपोजिशन की सियासत करूं, मैं क्यों रिकाउंटिंग में कहीं आदिल इस बात साहब, के इम्कानात आपको तो आपको वाकई लगता है कि इस्लामाबाद बैठ के 5 साल बाद ही इलेक्शन होंगे? वस्त मुद्दती इलेक्शन का कोई अभी इम्कान नहीं है? देखिए, मैं और आप ना ये डिसाइड कर सकते हैं, और हम सिर्फ तज्जिया ही कर सकते हैं। और देखिए, हमेशा याद रखें, पाकिस्तान के हर जर्नलिस्ट का तज्जिया जो है ना वो सुबह 6 बजे तक वैलिड होता है। आपको पता है कि 6 बजे जब फैसला करने वाले लोग उठते हैं, हाँ। तो 6:15 क्या कुछ हो जाए, जामी और आदिल शाह साहब सोए हुए होंगे, 6:15 हमारे तज्जिए दरिया बुर्द हो जाते हैं। नहीं, तो ऑब्वियसली तवील लेकिन शब बेदारी के बाद जब हकीकत सुबह इबादत की जाती है तो उसके बाद नए ख्यालात आते हैं, नए फैसले जन्म लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हकीकत तो देखिए ये है, और 5 साल, और कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये कहता है कि जब एक दफा इलेक्शंस हो जाएं तो 5 साल बाद ही फिर इलेक्शन होते हैं। तो जाहिर बात है, अब 5 साल बाद, और जो हमें नजर आ रहा है ना, देखिए, लेट्स बी रियलिस्टिक। पीटीआई जो है, उन्होंने भी ज्यादती की है और उनके साथ भी ज्यादती हुई है। अगर हम ये कहें कि जी ये वन साइडेड जो है, रियासत ने उनको काफी कुचलने की कोशिश की है, उसमें भी वो भी हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन जो पीटीआई ने किया वो भी किसी सियासी जमात ने रियासत के साथ नहीं किया। तो मुझे ये सारी चीजें अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें ना, तो मुझे 2 से ढाई साल एटलीस्ट मौजूदा गवर्नमेंट जो है, शहबाज शरीफ साहब जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मुझे स्टेबल नजर आ रही है। हाँ, उसके बाद जो कुछ हो जाए वो हमें पता नहीं है, क्योंकि उसकी वजूहात अच्छा, बहुत ज्यादा है। एक तो पाकिस्तान की उस पर भी मैं इकोनॉमिक आता स्टेबिलिटी हूँ। है। वो इकॉनमी पे मैंने लहदा से आपसे तफसील से गुफ्तगू करनी है, लेकिन अतर साहब हमारे साथ आए हैं। अतर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने डायरेक्ट लाइन के लिए वक्त निकाला। ये 40 बंदे जो मरवत साहब बात करें, आदिल भी इस पर तबसरा फरमा रहे थे, ये ज़ाहिर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक की गेम लगती है, सेनेट की इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ लगता है, या एक मुस्तकिल गेम आपको दिखाई दे रही है जिसका मकसद कुछ और है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, तो ना नून लीग की जानिब से किया गया, ना ही किसी और मुखालिफ जमात की जानिब से नहीं, जब किया शेर गया। अफजल मरवत आज खुद भी करेंगे, जिन लोगों से हम शेर अफजल मरवत का दावा है, यही और ये वो बंदे हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद एग्जैक्ट होती है विद इन पीटीआई, लेकिन बाद में इमरान खान साहब कहते हैं ये चेयरमैन पीएसी होंगे। जी जी। तो वही तो यहाँ पे दिलचस्प जो सूरत हाल है वो ये है कि शेर अफजल मरवत साहब खुद कह रहे हैं, और कोई भी सियासी जमात इलेक्शन से पहले जिसके पास 4 बंदे भी ना हो, वो ये कहती है कि जी हमारे साथ तो 400 हैं। तो अगर वो ये खुद कह रहे हैं तो इससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि गैर रवायती किस्म की सियासत हो रही है। और शेर अफजल मरवत साहब भी गैर सियासी किस्म के जो हैं वो सियासतदान हैं, और उन्होंने इस मौके पे ये बात कर दी इलेक्शन से पहले, और फिर ये भी कहा कि जो नून लीग हमें दे रही है वो हमें ले लेना चाहिए। तो अब ये अगर 40 बंदे उनके जा चुके हैं तो फिर बाकी 40 भी टूट जाएंगे, तो उस पीछे फिर रह क्या जाता है? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सूरत हाल है। जो पंजाब की उनकी जमात के लोग हैं जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि खबर आ रही थी कि कुछ लोगों के साथ राब्ते वगैरह हुए हैं, और ये बुनियादी तौर पे हामिद रजा साहब ने कोर कमेटी के इजलास के अंदर ये बात उठाई थी कि चंद लोग हैं उनके साथ इस तरह हमें एक तरह से अंदाज़ा हो रहा है या इतलात आ रही है कि उनसे राब्ते करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कहीं पे 40 का फिगर कोट नहीं हुआ, कहीं पे जो है वो इससे ज़्यादा का फिगर कोट नहीं हुआ। हाँ, 20 तक की बात हुई या इससे कम की बात हुई कोर कमेटी के अंदर, कंफर्म नहीं है कि इस तरह की इतलात हैं। तो अब ये कहाँ से इनको कंफर्म हो गया मरवत साहब को, टू बी ऑनेस्ट ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये बड़े अगर आप वो खुद कह रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सीनियर लीडर हैं। अतर भाई, आप मरवत साहब के जराए पे शक कर रहे हैं? नहीं, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि मैं उस पर बिल्कुल शक नहीं कर रहा, इसलिए कि वो जमात के सीनियर लीडर हैं,
और बानी चेयरमैन से जाके आए रोज जेल में मिलते हैं। हाँ। तो अगर वो सब बता रहे हैं कि जी 40 बंदे टूट गए हैं, तो मेरे ख्याल में फिर तो कम से कम 80 बंदे टूटे होंगे, इसलिए कि हमेशा जमात। अच्छा, ये मैंने इसके बुनियादी तौर पर सवाल हबीब जाए। साहब के लिए मैंने उठाया था, और उसका हबीब साहब उसकी दलील ये थी कि जो हालात व वाक़यात बने, जो मकबूलियत सामने आई पीटीआई की, उसके बाद तो बज़ाहिर ऐसी गुंजाइश नहीं निकलनी चाहिए कि ये सब देखने के बाद भी कोई पीटीआई का चाहने वाला या पीटीआई का जो इलेक्टेड एमपी है वो फिर भी टूटे। तो ये कौन सा चमत्कार है जिसकी वजह से ये 40 लोग जिनका दावा शेर अफजल मरवत कर रहे हैं कि वो बंदे टूट रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अंदरूनी कशमकश जो लगी हुई है ना, ये उसका नतीजा है कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि फलां टूट गया है, फलां फलां के पेरोल पे है, फलां फलां के साथ ये कैसे कहते हैं। अभी तक इस बात का कोई सबूत किसी के साथ पास नहीं है कि 40 बंदे टूट चुके हैं या 40 बंदे नहीं टूटे। जब ऐसी कोई सूरत हाल आएगी, जब कोई टेस्ट आएगा, अभी जो लास्टली टेस्ट आया है मिसाल के तौर पे जो कौमी असम्बली ने में सेनेट की सीट के लिए वोट डाले गए हैं, उसमें तो कोई वोट नहीं टूटे। इसी तरह जो स्पीकर का इलेक्शन और उससे पहले जो दीगर इलेक्शन हो चुके हैं, उसमें भी कोई वोट नहीं टूटे। तो आखिर वो 40 बंदे टूटे कहाँ पे हैं, टूट के कहाँ जाएंगे, ये तो अभी एक बहुत अजीबोगरीब सा सवाल है। और अभी इन 40 बंदों को तोड़ने की जरूरत किसको है? पहले तो ये भी देखना है ना, सूबाई कौमी असम्बली में 40 बंदे तोड़ के किसको जरूरत है कि तोड़े जाए? कानून साजी में ऐसी कौन सी चीज है कि जहां 40 लोगों का होना बहुत जरूरी है? तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो पीटीआई के अंदर, चूंकि उनके लीडर जो है वो जेल में है, बराह रास्त एक्सेस पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल लोगों की नहीं है, तो बीच में जो थोड़ी बहुत आप यूं कह लीजिए कि आप वो गर्मी सर्दी होती रहती है, उसके नतीजे में एक इल्जाम लगा दिया जाता है। ये जो आपने पीटीआई के अंदर धड़ेबंदी का जिक्र किया, इस पे भी हफ्ते दो हफ्ते से इस पे भी काफी चर्चा होती रही। क्या एक वाकई संजीदा मामला क़यादत का फुकदान है या सीरियसली डिलिबरेट एफर्ट्स हैं पीटीआई को धड़ेबंदी में तकसीम करना बाय द अवेलेबल लीडरशिप? देखिए जामी साहब, हमेशा ये होता है कि जब भी आपका जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये आमतौर पे पाकिस्तान का मॉडल जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर के गिर्द घूमता है। तो जब आपका वो पॉलिटिकल लीडर मरकज से माफ कीजिएगा पेश मंजर से गायब होकर पस मंजर में चला जाए, तो उसके नतीजे में पार्टी के अंदर कोई ना कोई तोड़फोड़ होती है। आप जरा इसकी तारीख उठा के देख लीजिए। आप मिसाल के तौर पे जब जुल्फकार अली भुट्टो जेल के अंदर थे और उनकी पार्टी के अंदर तोड़फोड़ होना शुरू हो गई और फिर अल्टीमेटली नुसरत भुट्टो साहिबा को चेयरपर्सन बनाना पड़ा। उसके बाद पार्टी के अंदर कोई तोड़फोड़ रुकी, लेकिन फिर भी चलती रही। इसी तरह मोहतरम नवाज शरीफ जब पाकिस्तान में थे 1999 तक, तो सूरत हाल कुछ और थी। जैसे ये मुल्क से बाहर गए तो पूरी की पूरी जो PMLN थी वो अमली तौर पर PMLQ में तब्दील हो गई। ठीक। तो इस वक्त भी यही हो रहा है कि जब आपकी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अंदर हो और वो बराह रास्त राब्ता न कर पा रहा हो, उसके बहुत कम लोग हों जो उससे राब्ते में और बाहर आके वो अपने उसके पैगामात दे रहे हों, तो पार्टी के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो जैसे ही अगर किसी वक्त पे इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप देखेंगे रफा हो जाएंगे। ये सिर्फ मरकजी क़यादत चूंकि अंदर है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इमरान खान साहब आपको जल्द बाहर आते दिखाई दे रहे हैं? मुझे अब उनके अंदर रहने की कोई वजह समझ आती नहीं है, यानी सवाए इसके कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है कि हम एक नेगोशिएट कर रहे हैं मुआहिदा IMF के साथ, तो IMF के साथ जो मुआहिदा नेगोशिएट कर लेंगे, तो मैं यही एक बज़ाहिर वजह समझ में आती है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली रिकवर कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। IMF को बताया जाए कि जनाब हमने तो सारी चीजें देखें संभाल ली हैं, समेट ली हैं, तो इस वजह से आप हमें कर्जा देते हुए वो जो पॉलिटिकल रिस्क का फैक्टर है उसको नजरअंदाज करते हैं। तो उसमें मुझे ये लगता है कि अब इमरान खान साहब का अंदर रहना मुझे समझ नहीं आता। IMF की डील है, ज्यादा से ज्यादा बस वो किसी भी वक्त तय होगी तो उसके बाद इम्कान बाहर आने का बढ़ जाता है पॉलिटिकल स्पीक। आदिल शाहजेब साहब, इस्लामाबाद कई हलकों में जो तज्जिया निगार सीनियर उनके मंसूब कुछ स्टेटमेंट्स में देख रहा था कि जी को ऑफर की गई डील की इमरान खान साहब को बैरून मुल्क जाने की, वो नहीं माने, रिजेक्ट किया उन्होंने। तो इस सब के साथ जो हबीब साहब कह रहे हैं अंदर रहने की जवाब नज़र नहीं आ रहा, आपको भी ऐसा लगता है? और क्या वाकई उन्हें रिसेंटली कोई डील ऑफर की गई है? मैं सादा बात करना चाह रहा हूँ।
देखिए, एक तो जामी साहब, होने वाला है, हो जाएगा, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, इन चीज़ों से हटकर क्या एक सियासी रहनुमा को, चाहे वो जो भी हो, उन्हें जेल जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। चाहे वो नवाज शरीफ थे, मरियम नवाज थी, शाहिद खाकान थे, मिफ्ता इस्माइल थे, ख्वाजा आसिफ थे, या इमरान खान साहब हैं, या अपने अली मोहम्मद खान साहब थे, या शहरियार साहब थे। ये चीज़ बंद होनी चाहिए। जिस किसी एपिसोड से भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थोड़ी बहुत भी रिफ्लेक्ट हो रही है ना, देखिए, वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस। हमारी आधी से ज्यादा आबादी जो है ना, वो 30 और अंडर है, उनकी एज। वो जो जनरेशन है, वो ये सियासत नहीं चाहती, वो अपने लिए वे फॉरवर्ड चाहती है, वो एक ब्राइटर और जो आपका इकोनॉमिकली स्टेबल पाकिस्तान अपने लिए चाहती है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज अगर ये चीजें, और हमारा सिस्टम भी, अगर ये चीजें जारी रही, तो जो जो ये इन चीजों से स्टिक रहेगा ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स से, वो जो है वो इररेलेवेंट होता जाएगा। और मेरे ख्याल में जो हमारे 2024 के इंतखाबात थे, उसमें बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे इशारे भी हैं सियासी जमातों के लिए। अब जहां तक डील का सवाल है, तो इमरान खान साहब को डील ऑफर हुई, नहीं हुई, इमरान खान साहब को क्यों डील ऑफर हो? अगर उन पर मुकदमात हैं, अगर वो अदालत से सजा याफ्ता हैं, तो कौन, किसके पास इख्तियार है, और किसके पास क्यों इख्तियार है कि वो जाए और वो उनको डील ऑफर करे तो वो बाहर आएंगे? पहले तो ये मामला जो है ये यहाँ पे खत्म होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमें एक रियलिस्टिक तजिया जो है वो आपके व्यूअर के सामने रखना भी है, तो जहां तक हमारी इतलात हैं, कोई इस वक्त डील जो है वो अंडर डिस्कशन नहीं है, ना ही उनको इस तरह से ऑफर की गई है, और ना ही कोई डील जो है वो तरीके इंसाफ सीख कर रही है। अलबत्ता तरीके इंसाफ में ये चीज जरूर प्रिवेल कर रही है कि यार, पॉलिटिकल सेंस, इस वक्त जो सेंसिबिलिटी है वो यही है कि चीजों को ठंडा रख के, और वे फॉरवर्ड हमारा ये है कि इमरान खान साहब को किसी तरह जो है, चाहे वो 6 महीने हो, चाहे वो साल हो, वो एक दफा बाहर निकल आए। और सिस्टम के अंदर रहते हुए, हमें चूंकि पुख्तूनख्वा में गवर्नमेंट मिली है, तो हमें उस गवर्नमेंट को चलाना है, परफॉर्म करना है, ना कि रियासत को ये पैगाम देना है कि जी ये एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई है जो हर तीसरे दिन इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेगी। ये मैं जरूर आपको बता सकता हूं कि वो एपिटाइट इस वक्त इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के गिरदो नवा, बल्कि मैं डायरेक्टली कह देता हूँ, ना इस्लामाबाद में ये एपिटाइट है, ना पिंडी में है, कि एक ऐसी गवर्नमेंट हो, ऐसे वजीर आला हो जो हर दूसरे दिन जो है वो ऐलान करें कि चलें जी, ब्लू एरिया पहुंचे, इस्लामाबाद पहुंचे, और हमने ये यानी करना ये है, आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है इस मामले पे? जी बिल्कुल बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। और SIFC की मीटिंग में जो डिस्कशन, जहां तक हमें अंदाजा हुआ है, उसमें भी कुछ चीजें जो हैं ऐसी वो रिफ्लेक्ट हुई हैं, कुछ पैगाम और कुछ डिस्कशन उस टेबल पर भी ऐसी हुई है कि वहां उसी से मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं जहां पे अली अमीन गंडापुर भी थे, और बाद में चारों वज़रा आला ने वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर खिंचवाई। और जी जी जी, अली अमीन साहब ने किसी से उसके बाद फिर कोई जोक भी शेयर किया कि यार, वो पैगाम जो था वो शायद लग रहा था कि वो हमारे लिए था, लग रहा नहीं था, बल्कि वो था ही उन्हीं के लिए। लेकिन देखिए, क्या उन्हें वो पैगाम समझ में आया या नहीं? जी, पैगाम बिल्कुल समझ में आया। अगर पैगाम समझ में ना आता तो देखिए, इससे पहले वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिले, उसके बाद फिर SIFC की मीटिंग में आए। देखिए, एक अली अमीन है तहरीक इंसाफ का सूबाई सदर KP का, एक अली अमीन है खैबर पुख्तूनख्वा का चीफ एग्जीक्यूटिव, वजीर आला। उनको इन दोनों में डिफरेंस रखना पड़ेगा, और अगर ये डिफरेंस वो ना रख पाए, ये फर्क ना कर पाए, तो फिर मुश्किलात ये जो नाजुक है मरहला होगा उनके लिए, उनकी तबीयत ऐसी नहीं है। अतर साहब, ये जो हबीब साहब ने भी बात की और आदिल साहब ने भी, ये बड़ा नाजुक मामला होगा कि बैलेंस रखें। क्यों लगता है, एक तासुर है कि कहीं मुफाहमाना अप्रोच और कहीं मुज़ाहमत ओरिएंटेड अप्रोच भी है, दोनों को बैक वक्त लेके चलना चाह रही है PTI। ये दोनों पॉलिसियाँ बैक वक्त चल सकती हैं? देखिए, ऑब्वियसली उन्होंने एक हुकूमत संभाली है सूबे के अंदर, तो कुछ चीज़ों का तो उन्हें सामने रखना पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल ही अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, इसलिए कि वहाँ पे तो वो हुकूमत में है। लेकिन ये जो पॉलिसी है कि हम हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे, सियासी मुज़ाहमत करेंगे और एजिटेशन करेंगे और असम्बली के अंदर आवाज़ें उठाएंगे, मेरे ख्याल में ये पॉलिसी साथ चल सकती है। हमने माजी में भी देखा कि लोग एहतजाज भी करते हैं और उसके साथ साथ लोग पार्लियामेंट का हिस्सा भी रहते हैं और सिस्टम का हिस्सा भी रहते हैं। आप देख लें, PDM की जो जमातें हैं वो 3 बरस यही तो करती रही, एहतजाज भी करती रही, वो लॉन्ग मार्च
मार्च भी लेके आई, वो पार्लियामेंट के अंदर तकारीर भी करते रहे, वो हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाते रहे, लेकिन उसमें एक बुनियादी फ़र्क था। उसमें बुनियादी फ़र्क ये होता है कि हुकूमत का क्या किरदार है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस वक्त की जो हुकूमत थी उन्होंने उनको लॉन्ग मार्च भी करने दिए, उनको एहतजाज भी करने दिए। लेकिन अभी तो आदिल कह रहे हैं ना कि जीरो महंगाई मार्च भी टॉलरेंस करने है। दिए। अभी तो आदिल का तज्जिया ये है, खबर ये है कि जीरो टॉलरेंस है, ऐसी इजाजत नहीं मैं मिलेगी। उसी तरफ आ रहा था। अब अगर हुकूमत ये कह रही है कि जनाब आपने जमहूरियत भी चलानी है, ऑपोजिशन भी रखनी है, लेकिन आपको इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत भी नहीं है। अब आप देख लें, इसी इस्लामाबाद में जहाँ पे ये सब कुछ होता है, वहाँ पे कहा जा रहा है कि जनाब एक जलसे की इजाजत नहीं है। तो जब आप सियासी एक्टिविटी को खत्म कर देंगे तो फिर तो आप सियासी किरदार किस तरह उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अतर आप भाई कैसे यहाँ उनसे तो तवक्को रख एक्स सकते हैं जो कि वो ऐप कुछ- है वहाँ पे ट्वीट करनी उसकी करने की इजाजत नहीं है, वो भी वीपीएन लगानी पड़ती है। हाँ वो तो है, पर मसला ये है कि उसमें तो चले फिर वीपीएन लग जाता है। यहाँ पे हम जमहूरियत में अब किस तरह वीपीएन लगाएं कि ये पता चले कि नॉर्वे है? पता तो यही चलेगा ना जो इधर हो रहा जी। है। तो मसला ये है कि इनको सियासी इसका बुनियादी जो तकाजा है वो ये है कि अगर हुकूमत ने सियासी एक्टिविटी की इजाज़त दी तो फिर तो ये चीज़ें साथ साथ चलेंगी, लेकिन अगर सियासी एक्टिविटी की इजाज़त ना हुई तो फिर माहौल में तलखी आएगी। अभी सब क्या तलखी आ सकती है अगर इजाज़त ना मिली? और क्या ये तासुर दुरुस्त है कि जेल बैठे इमरान खान साहब जो दस्तयाब पीटीआई की क़यादत है उनके सियासी या मुज़ाहमती रवैयों से नाखुश हैं कि ये वो सब कुछ नहीं कर पा रहे, जो मैंडेट इन्हें दिया गया उसके अकॉर्डिंगली डिलीवर नहीं कर पा रहे, चाहे वो एहतजाज की मामला हो, धांधली के इशू को हाईलाइट करना हो, या रेलिवेंट जो लीगल फॉरम्स हैं वहाँ पे आवाज़ उठानी हो? देखिए, किसी दर्जे में ये बात दुरुस्त भी है, क्योंकि अच्छा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पहले तो इमरान खान के बगैर खुद को मुनज़्ज़म ही नहीं कर पा रही, और उसमें कोई ऐसी शख्सियत सामने नहीं उठ के आ पा रही जो जिस तरह के तरीके से अंदर से पैगाम मिले उसको बाहर आके इम्प्लीमेंट किया जा सके। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि बार बार सिर्फ वकला ही क्यों इमरान खान साहब से जाके मिलते हैं, दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को मौका क्यों नहीं मिल रहा, वो क्यों नहीं अंदर जाते। तो जब ये डिस्कनेक्ट तो बहरहाल हुकूमत की हिकमत अमली ने किसी न किसी दर्जे में इमरान खान साहब में और उनकी पार्टी में क्रिएट कर दिया है। जहां तक उनकी पार्टी का ये मसला है कि उनकी पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब की कही हुई बात के ऊपर ये बहस करें कि इसको करना है या नहीं करना, तो ये पॉसिबल नहीं। यानी एस पार्टी के अंदर ये बहस नहीं है कि खान साहब ने ये कहा है, अंदर से पैगाम भेजा है, तो हमने ये करना है या नहीं करना। बहस ये है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा बहस ये होती है कि उसमें ए का किरदार जो था वो कितना है, बी का किरदार कितना है, सी का किरदार कितना है। तो लिहाजा पार्टी जो है वो तो तमाम तर, चाहे वो वजीर आला अली अमीन गंडापुर हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर पंजाब असेंबली में बैठे हुए लोग हैं, वो पार्टी मुंसलिक बहरहाल कैदी नंबर उसी से है जो अडियाला जेल में बैठा हुआ है। तो जब ये सूरत हाल है तो पार्टी का मसला नहीं है। पार्टी खुद भी देखिए, पार्टी में आप वो अनासिर जो पिछले कुछ अरसे में जिन्हें हम समझते थे कि यार ये बड़े ठंडे लोग हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद उनकी राय बिल्कुल बदल गई। मिसाल के तौर पे असद कैसर साहब को हमने देखा है इलेक्शन से पहले वो बिल्कुल एक डिफरेंट टोन में बात करते थे, बड़े सुलहजुई उनके अभी सब आपको ही लगता है कि आज के असद कैसर साहब कहीं ना कहीं पछता रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल पछता रहे, मेरा ख्याल है कि उन्होंने वक्त का सही इंतखाब कर लिया। कि वो सही इंतखाब उन्होंने इसलिए किया है कि अब आप देख लीजिए कि वो पार्टी के एक मज़ाहमत पसंद रहनुमा बन के उभरे, और ऐसे मज़ाहमत पसंद जिनसे बात भी की जा सकती है, यानी दोनों सूरतें मुमकिन है। अब जो जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह पार्टी के अंदर कुछ नई क़यादत है जो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो लिहाजा हाँ, आप ये देखिएगा कि अभी चूंकि एक ठंड का माहौल है ना, ठंड का माहौल इस तरह के रमजान है, IMF के साथ डील हो रही है, आगे गर्मी आ जाएगी, तो ये आपको अगले 2-4 महीने ऐसे लगेगा कि जैसे पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है उसके ऊपर गलबा पा चुकी है PDM2। लेकिन आप जैसे ही आप जून और जुलाई से आगे जाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि सियासत एक्चुअली उसका मरकज कहाँ पे है। इस प्रकार का दूसरा बाजू जो घूम तो रहा है, लेकिन घूम इसका पहला बाजू वो किसी एक ही मरकज पे है। लेकिन क्या माजी से सीखा पीटीआई ने, और अगले जो मराइल होंगे एहतजाज के या मुज़ाहमत के, उसमें दोबारा इस्तीफों की गूंज तो नहीं हमें देखने को सुनने को मिलेगी? देखिए, मेरी इस मामले में कुछ राय मुख्तलिफ है।
वो ये है कि अब हमारे माजी में सीखने के लिए कोई चीज बची नहीं। अच्छा, बची नहीं है। हमारे जी हमारा माजी इतना चैकर्ड है कि मैं सियासी हवाले से बात कर रहा हूँ कि हमें उस पर शर्मिंदगी होनी चाहिए बजाय इसके कि उससे कुछ सीखा है। मेरा ख्याल है हमें सीखना मुस्तकबिल से चाहिए, हाल से चाहिए। और आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई। हाँ, आप चैट जीपीटी पे, गूगल पे, जेमिनी पे आप सिर्फ एक फिक्रा हम सारे चारों जहां पे अगलू ने डोनाल्ड ट्रंप से मंसूब सिर्फ स्टेटमेंट जारी कर दी है, जो बड़े बड़े सीनियर पीटीए के रहनुमा फॉरवर्ड करते फिर रहे हैं ग्रुप्स में। आदिल शाहजेब ने भी देखी होगी वो, जो डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान साहब के बारे में जो एआई के जरिए बात कर रहे हैं। बहरहाल हबीब साहब, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ। दो बड़े अहम बातें बाकी रह गई हैं। एक तो जो भारत के साथ ताल्लुकात की बात करें तिजारत के, इसहाक डार साहब, और दूसरा शाहिद खान अफरीदी, शेर अफजल मरवत, इमरान रियाज खान, पीटीआई, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, ये सब इनको क्या हुआ 3-4 दिनों के अंदर के आपस में उलझ पड़े हैं? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आदिल साहब, मैं आपका देख रहा था ट्वीट्स भी, आप शाहिद खान अफरीदी के बारे में बात कर रहे थे, उनकी जो हुब्बुल वतनी है और उनका जो कैरेक्टर है बीइंग हीरो ऑफ द पाकिस्तानी नेशन। ये क्या हुआ विद इन पीटीआई के फ्लेयर अप हो गए? हालांकि अफरीदी खुद अपनी वजाहतें दे रहे हैं और ट्वीट्स कर रहे हैं, उसके बावजूद ना सिर्फ उनके खिलाफ पीटीआई की जो चाहने वाले हैं वो एक्शन में आए, बल्कि विद इन पीटीआई भी काफ़ी रिफ्ट हमें देखने को मिली, क्योंकि अली मोहम्मद खान ने उनके हक में बात की, शेर अफजल मरवत ने की, जवाबन हमने पीटीआई सोशल मीडिया के जो जिम्मेदार हैं उनके साथ उनकी कंट्रोवर्सी भी देखी। व्हाट वेंट रॉन्ग? अच्छा, एक तो जामी साहब मैं मुख्तसरन एक बात करके फिर शायद अफरीदी वाले एपिसोड पे आते हैं। एक तो जब मैं ये कह रहा था ना कि मैं ये नहीं कह रहा था कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर पीटीआई के जो है वो कोई एतराज़ है या वो, एक होता है जलसा करना, एक होता है इस्लामाबाद में जलसा करना, एक होता है इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था जब परवेज खटक साहब और महमूद खान साहब ट्रक पर बैठकर वहां से आ जाते थे, लॉन्ग मार्च करना है, धरना देना है, और हर दूसरे हफ्ते हमने देखा कि सूबे और विफाक में एक टकराव का सा माहौल जो है वो एक डेवलप हुआ। तो एटलीस्ट वो चीज़ जो है वो इस्लामाबाद हो या पिंडी हो, इधर अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो अब इस वक्त पाकिस्तान एफोर्ड नहीं कर सकता, खुसूसन जब SIFC बन गई है और इकनॉमिक स्टेबिलिटी की बातें हो रही हैं, तो हम वो ऐसा नहीं कर सकते कि एक पूरा सूबा उसका चीफ एग्जीक्यूटिव वो ट्रक पर चढ़कर इस्लामाबाद आए कि जी हमने ये धरने देने। दूसरा जो हबीब साहब ने बात की असद कैसर की, मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ डिफरेंट है इस मामले पर। एक तो ये है कि देखिए, असद कैसर साहब अपनी पूरी जिंदगी में जो एक मज़ामती सियासत होती है ना उसकी अलामत रहे हैं, ना उन्होंने की है। जब पीटीआई की 3.5 साल गवर्नमेंट भी थी तो जो मफामती किरदार था स्पीकर असद कैसर साहब का रहता था मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ, और इसलिए इन पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो 62 हल्के हैं उनमें असद कैसर साहब की काफ़ी रिस्पेक्ट भी है। उन्होंने जो 3.5 साल किरदार अदा किया। इशू ये है तहरीक इंसाफ में इस वक्त खुसूसन असद कैसर साहब के साथ कि बहुत कुछ जो है ऐसे लोगों को मिल चुका है जिनका कोई किरदार पीटीआई में एज सच नहीं था। मतलब पार्लिमानी लीडर बन गए हैं, ओपोजिशन लीडर बन चुके हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन आ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन बन चुके हैं, लेकिन असद कैसर साहब का किरदार हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। तो ये जो वो इस वक्त सियासत कर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल में शायद ये तब तक रहेगी मज़ामती सियासत चढ़कर जब तक जो है उन्हें कहीं ना कहीं वो एडजस्ट नहीं हो जाते। और उनके भाई को स्पीकर नामजद किया गया था पख्तूनख्वा असेंबली का, लेकिन उन्हें बनने नहीं दिया गया। तो इस मामले पर वो थोड़े बहुत नाराज हैं। तो उनकी जो अपना वो एक धीमी लहजे में सियासत करते हैं, वो बहुत जल्द आप उनको वहां पर रिटर्न होते देखेंगे, आते देखेंगे। शायद अफरीदी वाला जो मामला है, मेरे ख्याल में इसमें देखें तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से ज्यादती ऐसे हुई कि वो जिस भी कॉन्टेक्स्ट में बात कर, सारी सियासत अपनी जगह रह गई, सारे अहम मुद्दे अपनी जगह रह गए, अफरीदी को वजाहतें देना पड़ रही हैं। जी बिल्कुल, हाँ, वजाहतें ऐसी देनी पड़ी हैं कि देखिए ये बड़ा एक खतरनाक ट्रेंड भी है। जब तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप देखें, शेर अफजल मरवत जो है वो बाकायदा उनसे माफी मांग रहे हैं अफरीदी से, वो उनकी सफाइयां दे रहे हैं, अली मोहम्मद खान। हाँ। और लेकिन जो एक ट्रॉल ब्रिगेड है, लाखों ट्वीट्स हो रही हैं, और शायद अफरीदी के साथ शायद पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ होगा जो सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ का जो ब्रिगेड है उन्होंने किया। और उससे पहले चले जाएं,
अली मोहम्मद खान के साथ यही हो चुका है, खुद शेर अफजल अफरीदी के साथ, मरवत के साथ जो है एग्जैक्टली यही एटीट्यूड हो चुका है। तो ये जिस जानिब ये पार्टी चली गई है, इस पे इस वक्त किसी का कंट्रोल नहीं है। मतलब अगर एक बात हो जाती है, फर्ज करें एक यूट्यूबर उठ के एक बात कर देता है कि जी फला बंदा जो है ये असल में इमरान खान का गद्दार है, यार उस बंदे को 6 लाख गाली पड़ जाती है। मतलब ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, लोगों को डेथ थ्रेट्स तक पड़ जाती हैं। अब शायद अफरीदी जैसा बंदा जो कहता है बदले में 60 लाख रुपए भी तो आ जाते हैं डॉलर से, 6 लाख गाली दूसरे वो भी अब शायद अफरीदी जो कि अपनी कैपेसिटी में पाकिस्तान का हीरो रहा है, उनकी परफॉर्मेंस से क्रिकेट की आप एग्री करें ना करें भाई, लेकिन ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटरटेनर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट। आज भी मेरा ख्याल है जो आपके क्रिकेटर्स में सबसे ज्यादा जो क्राउड पुल कर सकता है, शायद अफरीदी आज भी उनमें से एक है। फिर वो बेटियों का बाप है भाई। नहीं हम उनका एहतराम करते हैं, बिल्कुल वो बाप हूँ बेटियाँ हूँ, उनकी एहतराम करते हैं, उनकी कार्य खैर का भी एहतराम करते हैं। लेकिन अच्छा किया कि आपने मुस्तनद सहाफ़ी होने का सबूत दिया और जुमले में कहा कि ग्रेटेस्ट एंटरटेनर। आई वॉज अफ्रेड कि आप कहीं ये ना कह दें ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर, देन मैंने बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन आपके सामने करनी थी। अतर भाई से मैं स्टोरी सुन लूँ ज़रा, मैं आपके पास दोबारा भी आता हूँ। आदिल साहब, आदिल साहब ये वाकई सूरत हाल कुछ ऐसी है जो आदिल पोर्ट्रेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया जो लीड कर रहा है पीटीआई की वो जिम्मेदार है, या वाकई कोई इमरान खान साहब का तोड़ करने के लिए अफरीदी साहब को किसी तरीके से लॉन्च किया जा रहा था मुबैना तौर पर? आपकी क्या रीडिंग है इस सारे एपिसोड के ऊपर? नहीं, ये तो देखिए, ये तो हेर से ही है ना, कोई किसी के हवाले से भी कह सकता है कि उसको लॉन्च किया जा रहा था। क्या ये 22-24 करोड़ लोग भेड़ बकरियां हैं कि आप किसी को भी लॉन्च कर देंगे? तो उससे पहले ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इतने ज्यादा लोग इकट्ठे थे, मियां साहब को डॉक्टर फैसल ने लंदन से प्रोटोकॉल दे के भेजा था, इधर उनको पुलिस वालों ने सलूट मारे थे, तो उसका क्या बना? वो इतने बड़े लीडर थे। तो देखिए, अब ये इस वक्त ये नहीं हो सकता कि आप किसी को लॉन्च कर दें। हाँ, मुआशरे के अंदर इख्तलाफ राय की इजाजत होनी चाहिए। अगर शाहिद अफरीदी साहब इमरान खान साहब पे तनकीद करना चाहते हैं तो वो उनका हक है, अगर कोई उनके ऊपर तनकीद करना चाहता है वो उनका हक है। तो मुतशद्दिद रवैया नहीं होना चाहिए, बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए। बाकी तनकीद सबके ऊपर हो सकती है। देखिए, जब कौमें किसी एक मखसूस हालात से गुजर रही हो ना, तो वहां पे हर आप जो सोसाइटी होती है उसके जो डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं उसमें हर कोई अपनी पोजीशन ले लेता है। जब सिविल राइट्स मूवमेंट चल रही थी तो उधर ये नहीं था कि जी जो सुपरस्टार्स थे वो कह रहे थे कि जी हम साइड पे हो गए, हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं, हम तो पूरे मुल्क के सुपरस्टार हैं। नहीं, वो कह रहे थे कि स्याह फार्म बाशिंदों के साथ ज्यादती होती है जब उनको सफेद फार्म बाशिंदे के साथ बस में बैठने नहीं दिया जाता। उसको कहा जाता है कि पीछे चले जाओ, उसको जॉब्स में उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो इसी तरह जब 2 साल यहाँ पे पीडीएम की हुकूमत रही, औरतों को घरों से जाके पकड़ा गया, उनको सड़कों पे घसीटा गया, उनके ऊपर मुकदमे करवाए गए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, आइन को रौंदा गया। मुल्क की हाई कोर्ट्स ने यह बाकायदा कहा कि जनाब जमानत हम दे देंगे, क्या फायदा है, आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। तो ऐसे हालात में हर किसी ने अपनी एक पोजीशन लेनी होती है और उसको बताना होता है कि यार ये गलत है या सही है। तो शाहिद अफरीदी साहब उन लोगों को मुबारकबादें देते रहे, उनकी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करते रहे, जो उनका हक है वो जरूर करें। लेकिन फिर आगे से जो उनके ऊपर तनकीद हो रही है वो भी उनका हक है। हाँ, खुदा न खास्ता अगर कोई दुश्मन तराजी करता है, उनके साथ बदतमीजी करता है, उसकी कतई इजाजत नहीं होनी चाहिए, वैसा जो है वो मुनासिब नहीं है। ठीक, लेकिन ये जो आदिल साहब ने बात की थी कि वो देखें ना, शेर अफजल मरवत हूँ, अली मोहम्मद खान हूँ, उनके हक में बात कर रहे थे कि यार गलत फहमी हुई है। उन्होंने भी कहा मैंने मुझसे मनसूब ट्वीट्स गलत हैं जो पीटीआई जिनका हाईलाइट कर रही है। वो नुक्ता आदिल साहब ये बयान कर रहे हैं कि जो सोशल मीडिया की लीड है पीटीआई की, वो पैरेलल किसी और यूनिवर्स से ऑपरेट करके किसी और एंगल से टारगेट करती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि दस्तयाब लीडरशिप कुछ और कह रही होती है। जी नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखना, यही तो जमुना के जमात के अंदर से शेर अफजल मरवत साहब भी उनके हक में बोल रहे हैं, अली मोहम्मद खान साहब भी उनके हक में बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पे कोई 15 बंदे बैठे हुए आवाम को पागल नहीं बना रहे कि वो जो कहेंगे वो हो जाएगा। ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि एक बहुत बड़ी मशीन है, उसके आगे 4 लड़के बैठे हुए हैं और वो ये करते हैं और वो करते हैं, ट्रेंड चल जाते हैं। नहीं, सोशल मीडिया आपकी सोसाइटी का आईना है, वो आपका जो ये सोशल स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट करता है। वहां पे ये आवाम उसको लेके चलती है। ये कहना कि जनाब कोई एक आदिल साहब वाकई सोशल मीडिया मुआशरे का आईना है? नहीं, देखिए, सोशल मीडिया वो तो आईना है, लेकिन आप ये जरा खोल के तो देखें कि आपके पाकिस्तान का कितने फीसद जो है वो ट्विटर पर है।
सोशल मीडिया पाकिस्तान का आईना हो ही नहीं सकता। मतलब ठीक है 12% 15%, लेकिन पूरा पाकिस्तान तो उस पर नहीं है ना। दूसरा ये कि आपकी टॉप टियर लीडरशिप जो है एक बंदे से बात करके वो ये कह रही है कि भाई आप उसकी किरदार कशी बंद करें, उन्होंने ये बात की नहीं है, आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, और फिर भी वन साइडेड कैंपेन जो है वो चलाई जा रही है, तो इस चलवाई जा रही है। देखिए ना, एक तो रैंडमली अगर कोई चीजें होती हैं वो आपको नजर आ जाता है, लेकिन अगर एक बंदे की एक्सप्लेनेशन आ जाती है, वो कह रहे हैं ये बड़ा हम अपने जुमला बोला कि कैंपेन चलवाई जा रही है, मतलब शेर अफजल मरवत, अली मोहम्मद खान तो सफाइयां और वजाहतें दे रहे हैं, तो चलवाने वाले फिर कौन हुए? तो कप्तान तो अंदर बैठे हैं जेल में। नहीं देखिए, तो ये इसी तरह होता है ना जामी साहब, आपके कुछ फॉलोअर्स होंगे, अथर के होंगे, अबीब अकरम के होंगे, आदिल शाहजेब के होंगे, तो आप देख लें कि 4-5 ऐसे लोग जो कि हैं तो सहाफी, पीटीआई का तो वो हिस्सा नहीं है, लेकिन वो जो कुछ कह रहे हैं वो पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स में ज्यादा प्रिवेल कर रहा है, बजाय इसके कि पीटीआई की अपनी लीडरशिप जो कि कह रही है कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं। मतलब इवन उन पीटीआई के लीडरान की किरदार कशी शुरू हो गई, चाहे वो शेर अफजल मरवत हो या अली मोहम्मद खान हो, जो ये कहते हैं कि शायद अफरीदी ने ऐसी कुछ बात नहीं की है, हमने उनसे फोन पे बात की है, खुदारा उनकी किरदार कशी बंद कर दें। तो ये तो एक ऐसी बला का सामना है खुद तहरीक इंसाफ को कि जो उनकी पार्टी को ही खा जाएगी। भाई वो आपको अगर कोई बात ही नहीं, देखिए ना, अगर तो अजमल जामी गलती पर है तो बिल्कुल अजमल जामी को सजा उसकी मिलनी चाहिए, लेकिन अजमल जामी ने अगर गलती ही नहीं की और फिर आपके घर के अपने लोग कह रहे हैं कि भाई अजमल जामी ने तो आपको कुछ नहीं कहा और आपके पीछे लोग पड़ जाते हैं, तो ये आईना तो नहीं हो गया ना। आई एम सॉरी, अतर ने जो बात की है बिल्कुल वो उस लिहाज से आईना है, लेकिन एक चीज गलत है। एक गलत चीज कैसे हावी होकर आप एक बंदे की जो है इतनी उनकी बेइज्जती और सारा सब कुछ करवा देते हैं। आदिल साहब, ये वाला पॉइंट भी आदिल साहब का बड़ा काबिल गौर है ना, कि लीडरशिप जो है वो प्रवेल नहीं कर पा रही, जो कुछ बाहर बैठे या कुछ ऐसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या यूट्यूबर्स हैं जो शायद सहाफ़ी भी हूँ, उनकी कही बात या उनकी जो थीरी है वो प्रवेल कर रही है, तो उसकी वजह से ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। इस एक एग्जाम्पल में काज़मी साहब देखिए, ये बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो की और पहले भी हो रही है कि हर किसी का हक है। अगर कोई शायद अफरीदी साहब गलत बात भी कर रहे हैं तो वो उनकी राय हो सकती है, उनका हक है। अब यहाँ पे उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की और उनके खिलाफ कोई कैंपेन चल पड़ी है तो वो काबिल मजम्मत है। लेकिन सोचने की चीज़ ये है कि इल्ज़ाम ये लगाया जाता था जामी साहब, यहाँ पे इस मुल्क में यहाँ पे इल्ज़ाम ये लगाया जाता था आज से 3 साल पहले कि खुदा न खास्ता यहाँ पे रियासत पाकिस्तान सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाती है, सहाफ़ियों को टारगेट करती है, सियासतदानों को टारगेट करती है, और उन्होंने कोई 100-200 अकाउंट खोले हुए। ये था कि नहीं था, यहाँ पे कहा जाता था ना, और बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी कहते थे। अब जो है वो कहते नहीं जी, अब वो कोई और लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब वो जिन पे पहले इल्ज़ाम लगता था वो खुद उसका शिकार हो रहे हैं, वो खुद टारगेट हो रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मेरा ख्याल है रियासत का और सियासत का चाप पूरा हो गया इस चक्कर में जो अब आपको मानना पड़ेगा कि देखें, जो मेजॉरिटी होती है वो अवाम लेके चलती है बयानिया सोशल मीडिया पे, और हालिया जो इलेक्शंस हैं वो उसकी बेहतरीन मिसाल है। आप सोशल मीडिया सिर्फ ट्विटर तो नहीं है ना, आप टिकटॉक देखें, वहाँ पे देही इलाकों में ये जो सिंबल का सारा मसला था कि लाहौर के अंदर 31 सिंबल्स थे, क्या अब किस तरीके से लोगों को पता चला? सोशल मीडिया के जरिए। हुजूर, ये मैं नाज़रीन की वजाहत के लिए अर्ज कर दूं, सबसे ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में पॉपुलर जिसके सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा वो यूट्यूब है। नंबर 1 पाकिस्तान में 80 से 90 मिलियन सब्सक्राइबर उसके हो चुके हैं यहाँ पे। और नंबर 2 पे जो ऐप आती है वो हमारे पास है फेसबुक, और नंबर 3 पे जो ऐप है वो टिकटॉक और स्नैक वीडियो है। ये इंस्टाग्राम और जो ट्विटर हैं ये चौथे 5वें पे जाके आते हैं। फेसबुक 60-65-77 मिलियन पे होगी, और जो टिकटॉक और स्नैक वीडियो उसके बीच में बड़ा टफ कंपटीशन जा रहा है 30-35 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ। तो ये इन ऐप्स की स्टैंडिंग आप ठीक कह रहे हैं। और जिस बंदे को अपने निशान का नहीं पता था वो ट्विटर से या अखबार से या टीवी से उसने निशान नहीं ढूंढा, उसने टिकटॉक से निशान ढूंढा है। आप बिल्कुल बात इस बारे में ठीक कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद आपको कहते हैं। आदिल साहब, ये इंडिया के साथ जो तिजारत की बात की इशारा दिया है इसहाक डार साहब ने, आपको लगता है ये मुमकिन हो पाएगा, और क्या रियासत ऑन बोर्ड होगी इस फैसले में?
देखिए, मुमकिन हो पाएगा या नहीं ये तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त भी कोशिश हुई तो थी, लेकिन फिर असल में ऑब्वियसली कश्मीर वाला मामला आ जाता है, फिर कुछ और मामला आ जाते हैं और वो मामला हो नहीं पाता। लेकिन एक होती है, एक रियलिस्टिक सोच होती है। देखिए, इस वक्त हमारा मुल्क जहाँ पे खड़ा है, चाहे आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें या इकोनॉमिक जो इंस्टेबिलिटी है हमारे लिए वे फॉरवर्ड क्या है जामी साहब? हमारे लिए वे फॉरवर्ड ये है कि आपका ओपन ट्रेड हो ईरान के साथ भी, अमेरिका की सैंक्शंस अपनी जगह पे, लेकिन अमेरिका को पता है कि भाई हम मतलब जब आप मांग कर अपना मुल्क चला रहे हो तो आपने क्या करना है किसी को, मतलब अगर वो गैस पाइपलाइन है या ईरान के साथ अदरवाइज ट्रेड है। इसी तरह इंडिया के साथ ट्रेड होगी नहीं होगी ये सवाल होना ही नहीं चाहिए भाई। हमारी जरूरत है इस वक्त मेरी नजर में, मेरी दानिश में, अगर हमने एज ए मुल्क सरवाइव करना है, इकोनॉमिक एक स्टेबिलिटी लेके आनी है, इतनी बड़ी मईशत आपके साथ अराउंड द कॉर्नर है, बाकी उनके साथ आप लड़ते रहें, कश्मीर पे ना माने, कुछ ना करें। एक आखिरी छोटा सवाल, क्योंकि वक्त भी अब कम है। आदिल साहब, आखिरी आपसे सवाल, ये प्राइम मिनिस्टर प्रिवेल करेंगे या दो वजारतें जो जामिन है हुकूमत की, जिनको राना साहब कह रहे थे, हु विल प्रिवेल फाइनली? क्योंकि इत्तला थी कि वो कमिश्नर और CDA वाले मामलात पर कोई तनाज़ा है। इन सब में अतर काज़मी प्रिवेल करेंगे और उसको इस पे अतर साहब, ओवर टू यू। मैंने तो प्रोग्राम के आगाज में एक हिंट दिया था, इशारा दिया था सर। जी बिल्कुल। अब अगला निगरान जो सेटअप आएगा उसमें मैं भी आ जाऊंगा, इससे नकवी साहब आ गए तो मैं भी आ जाऊंगा, क्या बनता है। पर ये जो आपने तिजारत वाली बात की ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, भारत बहुत बड़ी मंडी है, दुनिया भर से जो लोग हैं वो यूरोप से, अमेरिका से, वो वहाँ पे आके तजारत कर रहे हैं, उस मंडी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो वो हमारा हमसाया है, हम अपने हमसाए को तब्दील नहीं कर सकते। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, सियासत यहाँ पे सबकी चलती रहेगी, लेकिन मेरे ख्याल में मौशी तौर पर ये एक वाइज फैसला होगा कि अगर हमसाए से हमें कोई चीज़ सस्ती मिलती है या वहाँ पर हम अपनी चीज़ बेच सकते हैं तो हम क्यों ना बेचें। इसी तरह ईरान से जो गैस पाइपलाइन का इशू है उसके ऊपर ऑल दो कि अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन हमें अपना केस पेश करना चाहिए और अपने जो अपने मसाइल हैं उनको सामने रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर तजारत हो सकती है और उससे अगर पाकिस्तान का फ़ायदा है तो ज़रूर होनी चाहिए। एट द सेम टाइम जो दीगर इसमें सेंसिटिविटीज़ हैं आप उसका भी ख्याल रखें और उस पर भी बात करें। मुश्किल। बहुत शुक्रिया जनाब अतर काज़मी साहब, जनाब आदिल शाज़ेब साहब और जनाब हबीब अकरम साहब। प्रोग्राम में हमने एक रीत रखी है कि अहम तरीन अवामी मौज़ूआत के ऊपर जो डायरेक्ट आपसे जुड़े हैं उनसे भी आप पर बात करते हैं। पानी की कमी हो, पानी की किल्लत हो, आबादी में इजाफा हो, पिछले 2 दिनों में मैं आपसे मुखातिब हूँ डेटा के साथ। आज का दिन भी बड़ा अहम है। आज 24 मार्च है। आज TB का आलमी दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम कहते हैं। पाकिस्तान TB के 15 लाख मरीज़ों के साथ दुनिया का 5वां बड़ा मुतासरा मुल्क है। ये हाल है हमारे यहाँ इस बीमारी का। हर साल 15,000 ऐसे मरीज़ सामने आते हैं जिन पर दवाइयाँ असर नहीं करती, क्योंकि बर वक्त उनकी तशख़ीस नहीं होती, बर वक्त उन्हें इलाज नहीं मिलता, इसके बावजूद कि सरकारी सतह पर TB का इलाज मुफ्त करार दिया गया है। ये ज़्यादातर फेफड़ों पर असरअंदाज होता है। मुसलसल 3 हफ्ते से ज़ायद बलगम के साथ होने वाली खांसी, वज़न में कमी, रात को नींद के दौरान बहुत ज़्यादा पसीना आना, तेज़ बुखार, थकावट और निढाल रहना। ये भी याद रहे कि TB का मुतासर शख्स, 2 तरह की TB होती है, जो एक मख्फी होती है और एक जो वाज़े तौर पर जिसकी अलामात होती हैं। दोनों बड़ी लीथल हैं, क्योंकि TB का मरीज़ जब खांसी करता है तो हवा से जो बैक्टीरिया है TB का वो ट्रैवल करता है, तो ये मुताद्दी मर्ज़ है, यानी अगले शख्स को भी लाहक हो सकता है। इसलिए अपने आसपास और जो ज़रूर निगाह रखें, अपने अहले खाना को ज़रूर इस बारे में तालीम दें, क्योंकि ये फैल सकता है एक शख्स से दूसरे शख्स तक। इसका इलाज 6 से 9 माह तक एंटीबायोटिक्स हैं सर्टन, जो इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। उसकी मदद से इस मर्ज़ पर काबू पाया जा सकता है। 5वां बड़ा मुल्क है पाकिस्तान जहां TB अभी तक मौजूद है। 15,000 मरीज़ हैं जिन पर दवाइयाँ असर नहीं करती। हज़ारों मरीज़ सालाना इसकी नज़र होके अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। उम्मीद और दुआ है कि हुकूमत वक्त इस जानिब भी तवज्जो करे। जहाँ पाकिस्तान को TB के मर्ज़ का लाहक है चैलेंज, वहाँ पाकिस्तान को बहुत बड़ा मसला जिगर के मसाइल से जो दरपेश लोग हैं, मरीज़ हैं, वो है। वहाँ हार्ट के मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। 2025-26 तक शायद कैंसर विल बी द लीडिंग काज ऑफ डेथ्स इन पाकिस्तान।
तो ये 3-4 बड़ी बीमारियाँ हैं जो सर उठा रही हैं, जिनका अभी तक हम इलाज उस तरह से नहीं कर पा रहे क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है सियासतदान अहल इक़्तिदार आवाम के इन मसाइल पर भी तवज्जो करेंगे। डायरेक्ट लाइन में ये थी आज की आपके लिए डायरेक्ट बात। इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।